हेलो थियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो बिना किसी बकवास के सीधा ही एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को पिछला एपिसोड रिवाइज करा देता हूँ। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि जोयान और एंसेस्टर जोजुआन बर्निंग फ्लेम वैली से बाहर निकल आए हुए होते हैं, जिसके बाद वो लोग पपेट सेक्ट को क्रॉस करते हैं और 1000 बीस्ट स्कॉर्पियन सेक्ट के एरिया में आते हैं। वहाँ पे 6 लोगों के साथ जोयान की फाइट होती है और जोजुआन की, जो कि हेवन पपेट सेक्ट के ही होते हैं। जिसके बाद हमने देखा हुआ होता है कि जोजुआन अपने ग्रेट वे को यूज करते हैं, जो कि होता है इनविजिबल ग्रेट वे, और उसकी पावर हम लोगों ने पिछले एपिसोड में ही देखी थी। साथ ही उन्होंने 27 ग्रेट वे अपेयर किए थे। साथ ही हमने जोयान के भी ग्रेट वे को देखा था, जिसकी हेल्प से जोयान ने उन पपेट्स को और साथ ही साथ उन पपेट्स के ओनर्स को भी बुरी तरीके से पीटा था। और इस तबाही के बाद जोयान और जोजुआन वहां से निकल गए थे। लेकिन उन्हीं में से एक रैन साओ डैन, जो कि मर चुका होता है, उसकी स्पिरिट उसके एक जेड में छिपी हुई होती है और वो बचकर वहां से निकल जाता है। और ये जोयान को पता चलता है जब वो काफी दूर चला जाता है और उसकी स्टोरेज रिंग को एक्सेस करने की कोशिश करता है। और यही मैंने पिछला एपिसोड एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। हालांकि जोयान को पता था कि उसकी स्पिरिट भाग चुकी है, लेकिन अब जोयान कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए अपनी पावर का यूज करके वो उसकी स्पिरिट रिंग पे एक्सेस लेता है। आखिरकार वो हेवनली पपेट सेक्ट का सेक्ट मास्टर था, यंग मास्टर था। तो जोयान को लग रहा होता है कि उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही चाहिए। हालांकि कुछ खोजबीन के बाद जोयान को उसमें कुछ मेडिसिनल पिल्स और कुछ स्पिरिट स्टोन मिलते हैं और कुछ ऐसे ही लोकल डुई मेथड्स और डू स्किल्स भी थे, जो कि जोयान के किसी भी काम के नहीं थे। हालांकि जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस लेने ही वाला था कि तभी जोयान की नजर एक गोल्डन कलर के स्क्रोल पर पड़ती है, जिसमें 3 वर्ड लिखे हुए होते हैं, जो कि थे वज्र पपेट। और शायद ये पपेट को रिफाइन करने की हेवनली पपेट सेक्ट की एक हिडन टेक्निक होनी चाहिए। इसलिए जोयान तुरंत ही उस स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद पढ़ता है वज्र पपेट हाई रैंक स्पिरिट क्लास। और इसके बाद जैसे ही जोयान इस स्क्रोल को खोलता है तो धीरे धीरे उसकी सारी नॉलेज जोयान के दिमाग में एंटर होने लगती है। और जोयान काफी ज्यादा हैरान होता है इसके रिफाइन करने के मेथड को पढ़ के, क्योंकि वज्र पपेट को कल्टीवेशन के 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया होता है, जिसमें रिटर्नेंस, ओरिजन किंग और ओरिजन एम्परर थे। और साथ ही साथ अपनी पीक लेवल पर पहुंचने के बाद इस पपेट का जो कलर था वो भी चेंज हो जाता था और इसकी फाइटिंग स्किल भी काफी ज्यादा खतरनाक होती थी। ओरिजन किंग लेवल पर पहुंचने के बाद पपेट पूरी तरीके से गोल्डन हो जाती थी। हालांकि रैन साओ डैन की जो पपेट थी वो सिल्वर कलर की थी और वो यही रीजन था कि जोयान के नॉर्दर्न किंग के साथ अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पा रही थी। हालांकि जोयान ने जो प्रोसेस समझा था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वो वैसा ही था जैसा कि जोयान ने अंदाजा लगाया था, क्योंकि इस जो पपेट होती है, इस पपेट की फाइटिंग एबिलिटी और डिफेंस एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ तक कि ये अपने ही इक्वली लेवल पर एक पर्सन को कड़ा टक्कर दे सकती थी। हालांकि इसका एक डिसएडवांटेज भी था कि एक बार डैमेज होने के बाद इन्हें वापस से रिपेयर नहीं किया जा सकता था। हालांकि तभी जोयान सोचता है कि अगर मैं इन 2 पपेट को भी जोड़ दूं तो क्या नॉर्दर्न किंग की पावर एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच जाएगी। आखिरकार नॉर्दर्न किंग प्रेजेंट टाइम पे लेट रिटर्नेंस लेवल पर होता है। हालांकि अभी भी उसने पूरी ही लाइटिंग की पावर को ऑब्जॉर्व नहीं किया था और इसमें काफी लंबा टाइम लगने वाला था। लेकिन फिर भी जोयान को पता था कि अगर वो वज्रा पपेट के स्किल को नॉर्दर्न किंग के साथ जोड़ दे तो हो सकता है कि नॉर्दर्न किंग की पावर थोड़े ही टाइम के अंदर ओरिजन किंग लेवल पर पहुंच जाए। हालांकि जोयान को पता था कि दोनों ही मेटल अलग अलग हैं, चाहे वो वज्रा पपेट का हो या उसके नॉर्दर्न किंग की स्काई डायमंड पपेट का। और इस टाइम पे इन दोनों ही कोई मेथड्स को जोयान मिक्स करने वाला था। लेकिन जोयान को यह भी पता होता है कि इन दोनों हिडन टेक्निक को समझना और इन्हें एक साथ मिलाना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि तभी जोयान से उस स्क्रोल को लेते हैं और इसके बाद तुरंत ही कहते हैं, छोटे साथी, क्या आप भी इस वज्रा पपेट में इंटरेस्टेड हैं। ये सुनकर जोयान जल्दी से अपना सिर हिलाता है और इसके बाद कहता है, मैं इस वज्रा पपेट को अपने स्काई डायमंड पपेट के साथ जोड़ना चाहता हूँ। इस तरीके से मेरे नॉर्दर्न किंग की पावर एक बार फिर बढ़ जाएगी और फायर मैपल फॉरेस्ट के अंदर हमारी जर्नी को काफी ज्यादा फायदा होगा। तभी जोजुआन कहते हैं ये एक अच्छा थॉट हो सकता है। इस वज्र पपेट के एट्रीब्यूट हार्ड स्किन और पावरफुल फाइटिंग एबिलिटीज है और आपके स्काई डायमंड पपेट में बस इसी चीज की कमी है। अगर आप इन चीजों को मिला देते हैं तो ये वास्तव में एक अच्छी पपेट होगी। और इसके बाद जोजुआन स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे अपना नॉर्दर्न किंग दिखाइए, शायद मैं कोई सजेशन दे सकूं। आखिरकार पास्ट में मैंने भी ऐसा कुछ किया है। उनकी बात को सुनकर जोयान थोड़ा सा सरप्राइज होता है और तुरंत ही नॉर्दर्न किंग को निकालकर जोजुआन की तरफ बढ़ा देता है। तभी जोजुआन कहते हैं, क्या आपको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज याद है। उस टाइम पे कोई मेथड में कुछ नुकसान भी थे और मुझे लगा कि ये सही नहीं है, इसीलिए मैंने इसे एक बार ठीक किया था। ये सुनकर जोयान तुरंत ही अपना सिर हिलाता और उसे पता था कि एंसेस्टर जोजुआन ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि एक डाउट टेक्निक बनाना पहले ही काफी ज्यादा कठिन था और इसके बाद उसे ठीक करना और उसकी गलतियों को हटाना ये तो और भी ज्यादा कठिन था। और इसी टाइम पे जोयान को भरोसा था कि जोजुआन की हेल्प से वो इन दोनों ही कोई मेथड के बीच में एक अच्छा कोई मेथड बना सकता है।
और इसके बाद वो दोनों ही लोग उन दोनों ही टेक्निक के बीच में सिमिलर चीजें खोजना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि 4 घंटे तक उस स्क्रोल को पढ़ने के बाद जॉन कहता है ऐसा लगता है कि वज्रा पपेट बनाने वाले पर्सन ने केवल इसकी पावर पे ध्यान दिया था, बाकी चीजों से उसे कोई भी मतलब नहीं था। स्काई डायमंड पपेट उससे काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि तभी जो जॉन कहते हैं हालांकि इस वक्त शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। ये सुनकर तो जॉन अचानक ही अपना सिर उनकी तरफ बढ़ाता है और उसी टाइम पे जो जॉन की फिंगर जोयान के फॉरहेड को टच करती है और काफी ज्यादा नॉलेज जोयान के दिमाग में जाने लगती है और वो रिजल्ट जो जोयान ने 4 घंटों में क्रिएट किया था जोयान को प्राप्त होता है। और इस टाइम पे जोयान इस नॉलेज को पाकर काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी चौंक भी गया था। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उसके एंसेस्टर मात्र 4 घंटे के अंदर ही इन दोनों ही डुइकुई टेक्निक्स के अंदर से एक नई टेक्निक को क्रिएट कर देंगे और इन दोनों को फ्यूज कर देंगे। और इसीलिए जोयान अपने दिल में अपने एंसेस्टर की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया और इसके बाद तुरंत ही कहता है एंसेस्टर। हालांकि इसके बाद वो कुछ कह पाता कि तभी जोयान उसे रोक देते और कहते हैं इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अब हमें पहले वो पूरा करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं और मैंने भी अपनी एनर्जी को समाप्त कर दिया है तो मुझे भी आराम करने जाना चाहिए। और इसके बाद वो तुरंत ही चट्टान पे लेट जाते और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसी टाइम पे जोयान नॉर्दर्न किंग की तरफ देखता है और इसके बाद जोयान के हाथ में उसकी ब्लू कलर की फ्लेम अपेयर होती है जो कि नॉर्दर्न किंग की बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्दर्न किंग की बॉडी से फायर धीरे धीरे बुझ रही होती है और इस टाइम पे उसकी बॉडी एक नई ही स्टील की तरह लग रही होती है। हालांकि नॉर्दर्न किंग की बॉडी ज्यादा बदली नहीं थी, लेकिन इसकी बॉडी में किलिंग इंटेंट ऑरा अभी भी भरा हुआ था और ये ऑरा पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। और नॉर्दर्न किंग का कंपैरिजन अब ओरिजन किंग लेवल के एक्सपर्ट से किया जा सकता था। हालांकि उसकी रियल स्ट्रेंथ क्या है वो तो फाइटिंग के बाद ही पता चलने वाली थी, लेकिन जॉन खड़ा होकर अपनी थोड़ी सी पावर के साथ नॉर्दर्न किंग पर पंच मारता है, लेकिन नॉर्दर्न किंग अपनी जगह से हलता तक नहीं, जबकि जॉन का पंच पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है। ये देखकर जॉन तुरंत ही स्माइल करता है कि उसका नॉर्दर्न किंग और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और केवल उसे टच करते ही लाइटिंग की पावर अटैक कर देती है जो कि किसी को भी काफी डैमेज पहुंचा सकती थी और ये नॉर्दर्न किंग का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था। हालांकि तभी आवाज आती है कोई आ रहा है और जहाँ जॉन खुश हो रहा था तभी जो जॉन अपनी आंखें खोलते हैं और काफी ज्यादा सीरियस दिखाई देते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं 3 ओरिजन किंग लेवल के एक्सपर्ट 1 घंटे में यहाँ पे आ जाएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उनकी बात को सुनकर जॉन तुरंत ही हैरान होता है और इसके बाद कहता है क्या वे सभी लोग हेवनली पपेट सेक्ट के मेंबर हैं? तभी जो जॉन कहते नहीं, और में से कोई एक परिचित लग रहा है और शायद वो 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट का पर्सन होना चाहिए जिससे हम बर्निंग फ्लेम वैली के बाहर मिले थे, और बाकी 2 के बारे में मैं नहीं जानता, हो सकता है कि वे हेवनली पपेट सेक्ट के हो और अगर ऐसा है तो हम बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। उनकी बात को सुनकर जॉन तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और अपने नॉर्दर्न किंग को स्टोरेज रिंग में रख के तुरंत ही साउथ डायरेक्शन की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद एक प्री डिसाइड टाइम पे वो तीनों ही लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जिनमें से एक 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट का मेंबर था जिससे जोयान और जोजुआन पहले मिले थे और उसे पीटा था, यूफू। हालांकि जोयान और जोजुआन साउथ डायरेक्शन की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उनके पीछे का खतरा भी तेजी से उनके करीब आता जा रहा था। आखिरकार जोयान का कल्टीवेशन अभी भी ओरिजन किंग लेवल पर नहीं पहुंचा था और स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप और बिंग एलिफेंट स्किल का यूज करके भी जोयान की स्पीड एक लिमिट तक ही बढ़ सकती थी। हालांकि एक चीज जो की सबसे अच्छी थी, इस कॉम्पिटिशन के तहत जोयान का ग्रुप फायर मैपल फॉरेस्ट के नजदीक पहुंचता जा रहा था और जोयान को पता था कि अगर एक बार वो फायर मैपल फॉरेस्ट में पहुंच गया तो इन तीनों से बचने में भी कैपेबल होगा। इसीलिए जोयान तुरंत ही कहता है हमें पॉइजन केव तक पहुंचना चाहिए जो कि 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट का बॉर्डर है और वही लास्ट चेक पॉइंट भी है, जिसके बाद हम फायर मैपल फॉरेस्ट में पहुंच जाएंगे। हालांकि तभी अचानक एक हवा का झोंका आता है और आसपास की हर एक चीज रुक जाती है, यहाँ तक कि जोयान और जोजुआन भी आगे नहीं बढ़ पाते। ये देखकर जोयान और जोजुआन तुरंत ही कहते हैं आखिरकार क्या हो रहा है, हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे। हालांकि तभी उन्हें अपने सामने 2 ओरिजन किंग लेवल के एक्सपर्ट का ऑरा फील होता है। ये सुनकर जोयान तुरंत ही कहता है हमारे सामने 2 ओरिजन किंग लेवल के एक्सपर्ट है जो कि हमारे लिए ही आ रहे हैं। और इसके बाद वो अपनी जिनसेनकुई को तुरंत ही एक्टिवेट करता है और कहता है एक ही टाइम पे 5 ओरिजन किंग, बड़ी मुसीबत होने वाली है। हालांकि जोजुआन कहते हैं जब तक तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका मिलता है मैंने रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। इस टाइम पे जोयान को भी पता था कि इस सिचुएशन से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर 3 ओरिजन किंग लेवल के एक्सपर्ट होते तो नॉर्दर्न किंग को जोड़कर जोयान फाइट कर भी सकता था, लेकिन 5 के साथ फाइट करना अभी भी उसके लिए इम्पॉसिबल था। यहाँ तक कि जोजुआन को भी अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो केवल इन 5 ओरिजन किंग लेवल के एक्सपर्ट को रोकने और जोयान को भागने में उसकी हेल्प कर सकते थे। हालांकि तभी जोयान कहता है एंसेस्टर आप क्या कर रहे हैं, आपने रिवाइव होने के लिए 1 साल इंतजार किया है, आपको अभी तक इस कॉन्टिनेंट को देखना है और घूमना है और जानना है, मैं आपको पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ। अगर हमें छोड़ना है तो हम साथ में छोड़ेंगे और अगर वो हमें यहाँ रोकने की कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें भयानक कीमत चुकाऊंगा, भले ही मैं मर जाऊं।
और इसके बाद जॉन अपने स्टोरेज रिंग को फ्लिप करता है और नॉर्दर्न किंग अपीयर होता है, जो कि पूरी तरीके से अनबीटेबल लग रहा होता है। और जो यान नॉर्दर्न किंग के ऑरे से आसपास के वो 5 ओरिजिन किंग लेवल के एक्सपर्ट भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कितनी खास पपेट है, न केवल इसकी पावर ओरिजिन किंग लेवल पर है बल्कि इससे निकलने वाला ऑरा भी कितना ज्यादा वियर्ड है। अगर हम इस पपेट को एक बार पकड़ लेते हैं और इसकी प्रोसेस को पता लगा लेते हैं तो हमारे हेवनली पपेट सेट की पावर एक बार फिर बढ़ सकती है। इस बात को सुनकर जॉन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो 3 ओरिजिन किंग पहले ही आ चुके होते हैं और उनमें से एक से जॉन पहले ही मिल चुका था, जो कि चेफू था। बाकी के 2 लोग हेवनली पपेट सेक्ट के मेंबर लग रहे थे। और इसके तुरंत बाद ही जोयान के पीछे भी 2 ओरिजिन किंग लेवल के एक्सपर्ट अपेयर होते हैं, जिनमें से एक हाफ एजेड मैन होता है तो एक यंग लेडी होती है। और इस टाइम पे वो लड़की काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हॉट होती है और साथ ही साथ वो किसी को ऐसे देख रही थी जैसे कि वो उसकी जान लेना चाहती हो। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि एक ओरिजिन किंग लेवल के मैजिकल बीस्ट को कब प्राप्त करूंगा और उसे अपने पपेट के तौर पे कब रिफाइन कर पाऊंगा। और इसके बाद वो लड़की और उस आदमी को देखते हैं जो कि अभी अभी अपेयर हुए थे। ये सुनकर वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, एल्डर जीरुई, आप थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगू। और इसके बाद वो अपनी कमर को लेफ्ट राइट घुमाते हुए अजीब तरीके से स्माइल करती है और उसकी बॉडी से पर्पल कलर की लाइट रिलीज होती है, जिससे कुछ सेकंड के लिए वो एल्डर अट्रैक्ट होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ काफी ज्यादा डरते हुए उस लड़की को देखता है। और इसके बाद तुरंत ही कहता है, डैम एंड बोमेन, इस टाइम पे उसकी किस्मत काफी अच्छी थी कि ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, वरना इस टाइम पे एल्डर को लग रहा होता है कि अगर वो अकेले इस लड़की के हाथों पड़ गया होता तो इसने तो उसका काम तमाम कर दिया होता इतनी सी बात पे। हालांकि तभी एक एल्डर जो कि उसी एल्डर के बगल से खड़ा था तुरंत ही बाहर निकलता और कहता है, मिस, मुझे आशा है आप हमारी जर्नी के मोटिव को समझ सकती हैं और एक छोटी सी बात के कारण हम अपनी दोनों ही आर्मी के बीच के अलायंस को बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं करेंगे। और इसके बाद वो तुरंत ही जियोयान और जियो जुआन की तरफ देखता है और इसके बाद वो लड़की तुरंत ही जियोयान की तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि एल्डर जू कॉन्ग ने ऐसा कहा है तो लिटिल ब्रदर देखो मैं कितनी दूर से आई हूँ, मुझे सच में प्यास लगी है, तो तुम मेरी प्यास क्यों नहीं बुझाते। देख रहे हो राइटर की ठरकपंती, ये नहीं सुधरने वाला। और इसके बाद अचानक उसकी कमर फिर लेफ्ट राइट होती है और उसकी फिगर जो कि अट्रैक्टिव थी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है, जो कि किसी के भी दिमाग को फ्रीज कर सकती थी। और उसकी बॉडी से तुरंत ही एक बार फिर से पर्पल कलर की लाइट रिलीज होती है, लेकिन जोयान अचानक अपने हाथ को फ्लिप करता है और वो उस लाइट को एक पावरफुल ऑरे के साथ दूर कर देता है। और इसके बाद जोयान के हाथ में उसका हैवी जुआन रूलर दिखाई देता है, जो कि उसकी हेवनली फ्लेम से भरा हुआ था। और इसके बाद जोयान कहता है, माफ करे, मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद एक्सट्रीम साउथ में 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के ऊपर पॉइजन केव के ऊपर जोयान अपने हैवी जुआन रूलर को पकड़ के रखे हुए था, जिसमें चारों तरफ से हेवनली फ्लेम घूम रही होती है। साथ ही बगल में नॉर्दर्न किंग की बॉडी के ऊपर भी लाइटिंग बोर्ड घूम रहे होते हैं और किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जो कि किसी को भी डरा सकता था। तभी जियो जुआन भी अपनी 2 फिंगर्स को हवा में स्लैश करते हैं और एक इनविजिबल रॉड एयर में ही कंडेंस हो जाती है। ये देखकर तो उन 5 के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदल जाते हैं और इसके बाद वो अपने पावरफुल ऑरे को शो करते हैं, जो कि जोयान और एंसेस्टर जियो जुआन के ऑरे को तुरंत ही रोक देते हैं। और इसके बाद हेवनली पपेट सेक्ट के 2 एल्डर जूकांग और जूरुई तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग को फ्लिप करते हैं और सिल्वर कलर की 2 पपेट वहाँ पे अपेयर होती है। और ये दोनों ही पपेट ओरिजिन किंग लेवल पर थी, जिसका मतलब था कि अब यहाँ पे ओरिजिन किंग लेवल के 7 एक्सपर्ट हो गए थे सामने वाले के पास। ये देखकर तो जोयान अचानक और भी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि ये वही रिजल्ट था जो जियान बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। आखिरकार जियान चाहे कितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइट कर ले, वो इन 7 से तो एक साथ नहीं बच सकता। हालांकि तभी वो एल्डर कहता है, कोई आश्चर्य नहीं कि लियू योंग आपके हाथों मारा गया था। एक 8 स्टार ओरिजिन किंग के रूप में आपके पास कुछ स्ट्रेंथ तो है, हालांकि मेरे हेवनली पपेट के एक एल्डर को मारने के कारण आपको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसके बाद उसके सामने की दोनों ही पपेट पलक झपकते ही जोयान और जियो जुआन की तरफ बढ़ जाती है। अगले ही सेकंड एक पपेट जियो जुआन के साथ टकराती है तो दूसरी पपेट जियोयान और नॉर्दर्न किंग के साथ टकरा जाती है। हालांकि नॉर्दर्न किंग के पपेट के टक्कर के कारण जीरुई देख सकता था कि उसकी पपेट की चेस्ट में तुरंत ही काफी सारे क्रैक आ चुके हैं। ये देखकर वो तुरंत ही कहता कितनी खतरनाक पपेट है। यहाँ तक कि केवल जीरुई ही नहीं बाकी सब भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। साथ ही 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के मेंबर्स के तौर पे वो लोग भी जानते थे कि हेवनली पपेट सेक्ट की जो पपेट है वो कितनी पावरफुल होती है, और उनमें से भी कोई जीरुई की पपेट के साथ नॉर्मली फाइट करने की तो कभी भी नहीं सोचेगा। लेकिन नॉर्दर्न किंग के एक ही पंच के हाथों उसकी ये हालत होगी किसी ने भी नहीं सोचा था। इसीलिए सबको शौक भी लगा था और सबके दिल में लालच भी तैर रहा होता है, क्योंकि अगर कोई भी इसे अपने पास कब्जे में कर लेता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
इसीलिए जी कॉन्ग तुरंत ही कहता है जीरुई उन्हें मार डालो, और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर पलक झपकते ही जो यान और जो जुआन के सामने अपेयर होते हैं। हालांकि जोयान अभी भी उनमें से एक से तो निपट सकता था, लेकिन रिटर्नेंस के औरे के साथ जोयान उन्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकता था। इसीलिए जोयान अपने सामने जीरुई को देखता है और तुरंत ही 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर का यूज करता है। और यहाँ पे जीरुई जैसे ही जोयान के इस पावरफुल अटैक को फील करता है तो ऑरिजन किंग के औरे के साथ भी वो थोड़ा सा घबराया हुआ फील करने लगता है। हालांकि जीरुई तुरंत ही अपने पाम अटैक से 7 पाम अटैक चार्ज करता है और तुरंत ही जोयान के अटैक को रोक देता है। और इसके बाद उसकी फिंगर जोयान की चेस्ट की तरफ बढ़ती है, और अगर ये अटैक होता तो जोयान हेवीली इंजर्ड हो जाता, लेकिन तभी जोयान वॉइड के ग्रेट वे का यूज करता है। हालांकि ग्रेट वे को तो जोयान ने ओपन कर लिया था, लेकिन उससे हटने से पहले भी जोयान के चेस्ट में 5 उंगलियों के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे, जिससे ब्लड निकल रहा होता है। और इस टाइम पे जोयान के मुंह से भी ब्लड निकल रहा था। हालांकि अपनी ग्रेट वे ऑफ दाव के अंदर एंटर होने के बाद जोयान अचानक ही 100 फीट दूर अपेयर होता है। हालांकि जोयान खुद को कंट्रोल कर पाता कि एक बार फिर जीरुई जोयान के सामने आ जाता है और वो अटैक तुरंत ही जोयान की तरफ बढ़ाता है। ये देखकर जोयान तुरंत ही 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर का यूज करता है, लेकिन वो तुरंत ही कहता है एक और कमजोर अटैक, भले ही तुम्हारे पास वाइड ग्रेट वे ऑफ दाव है फिर भी तुम मेरे लिए काफी ज्यादा वीक हो। और उसका पंच जैसे ही जोयान की चेस्ट से जाकर टकराता है, जोयान का चेहरा तुरंत ही ब्लड रेड हो जाता है और औरत तुरंत ही काफी ज्यादा वीक और जोयान पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। ये देखकर जोयान जो कि जू कॉन्ग के साथ फाइट कर रहे थे तुरंत ही कहते हैं जोयान, और अपने सामने के ओपोनेंट को तुरंत ही पीछे धकेलते हुए वो जोयान की तरफ पहुंच जाते हैं। हालांकि जोयान बड़े ही थे कि तभी याओ मेई और बाकी सभी लोग तुरंत ही जोयान को रोकने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जोयान को रुकता हुआ देखकर जीरुई एक इविल स्माइल के साथ जोयान की तरफ फिर से आगे बढ़ता है। हालांकि इस टाइम पे वो लड़की याओ मेई और वो हट्टा कट्टा आदमी जैसे ही जोयान के सामने अपेयर होते हैं तो जोयान की बॉडी के सामने 2 इनविजिबल स्लॉट कंडेंस होती है जो कि उन दोनों की तरफ बढ़ती है। ये देखकर वो लड़की तुरंत ही कहती है कोई मैन मेरे जैसी वीक लड़की के ऊपर अटैक कैसे कर सकता है। और इसके बाद वो अपनी बॉडी को दाएं बाएं फ्लिप करती है तो उसके समाचार और विचार भी ऊपर नीचे होने लगते हैं। और इसके बाद उसकी जिनसेन कोई उसकी बॉडी से बाहर निकलती है जो कि पर्पल कलर की होती है, जो कि उसके हाथ में गोल्डन कलर के रिबन की तरह कंडेंस होती है, जो कि आने वाली फ्रॉड को तुरंत ही कवर कर लेती है। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी भी अपनी जिनसेन को इकट्ठा करने लगता है। उसी टाइम पे जोयान भी कहते हैं ग्रीन क्लीजिंग फ्रॉड हेवनली स्ट्राइक ब्रेक, और इतना कहने के बाद वो फ्रॉड तुरंत ही ग्रीन कलर की लाइट को बिखेरते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जोयान तुरंत ही जोयान की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि वो अभी बड़े ही थे कि तभी एक ब्लैक फिगर जोयान के सामने अपेयर होती है। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ, और उसे इग्नोर कर देते हैं और साथ ही एयर में अपने हाथ को कंडेंस करके एक स्लॉट क्रिएट करके उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। लेकिन उसी टाइम पे जूकांग अपनी पपेट के साथ एक बार फिर से जोयान को घेर लेता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है। और इसके बाद कहता है कि अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हमसे आगे निकलना होगा। और इसके बाद वो तुरंत अपनी जिनसेन कोई से एक पाम अटैक को क्रिएट करके जोयान की तरफ बढ़ाता है। ये सुनकर जोयान तुरंत ही कहते हैं मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ। और इसके बाद बिना किसी डुई मेथड और डुई स्किल के वो तुरंत ही एक पंच को क्रिएट करके उसके पाम अटैक में मारते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसी टाइम पे वो पपेट भी जोयान के पेट पे पंच मारती है जिससे उनकी बॉडी का पूरा ही ब्लड बॉइल्ड होने लगता है और जोयान का बायां हाथ उस पपेट की चेस्ट पे जाकर टकराता है और अचानक ही एक इनविजिबल रॉड उस पपेट की बॉडी के आर पार हो जाती है। इस टाइम पे जोयान भी 1000 फीट तक उड़ने के बाद ही खुद को रोक पाते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान को देखते हैं और जब वो देखते हैं कि जोयान ठीक है तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और इसके बाद अचानक ही उनके राइट हैंड में एक इनविजिबल स्टॉर्म क्रिएट होता है जो कि धीरे धीरे एक रॉड में क्रिएट होता है और उसे वो अपने हाथों से पकड़ते हैं। और इसके बाद कहते हैं कितने साल हो गए जब मैंने अपने हाथों में रॉड नहीं पकड़ी। और उसी के बाद वो जैसे ही उस रॉड को पूरी तरीके से पकड़ते हैं और अपने पंच को क्रिएट करते हैं आसपास की एयर तुरंत ही जम जाती है। ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि योमी और बाकी सभी लोग के फेस इंप्रेशन काफी चेंज हो गए थे। और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं सावधान रहो, वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने वाला है। और सभी अपने पावरफुल डू स्किल्स को यूज करने लगते हैं और उन्हें कंडेंस करने लगते हैं, लेकिन जोयान ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ भी ना सुना हो। इस टाइम पे एक पावरफुल ऑरा उनकी स्वॉर्ड में कंडेंस हो रहा होता है और वो स्वॉर्ड भी थोड़ा थोड़ा हवा में कांप रही होती है और स्पेस उसके आसपास का क्रैक हो रहा होता है। और ऐसा लग रहा था कि ये जोयान का लास्ट अटैक होना चाहिए। उन्हें नहीं पता था ये सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल, उन्हें बस जोयान को इस जगह से दूर लेकर जाना था। इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं किंग मूव स्वॉर्ड आर्ट वन स्वॉर्ड अनदर जनरेशन।
और उनने जैसे ये कहा तो अचानक ही ग्रेट दाव उनके सामने कंडेंस होने लगता है और इसके बाद एयर के ग्रेट दाव का यूज करके वो काफी स्पीड के साथ जू कांग के सामने अपियर होते हैं और इससे पहले की स्वॉर्ड के हवा में स्लैश होने की आवाज सुनाई देती, स्वॉर्ड पहले ही निकल चुकी होती और उसके पीछे याओ मेई, हरे चेहरे वाला वो हट्टा कट्टा आदमी चेफू और वो इंजर्ड पपेट होते हैं और इस अगले ही मूवमेंट पे इन सभी लोगों ने ब्लड की वॉमिट करना स्टार्ट कर दिया होता है और चेहरा तुरंत ही पीला पड़ गया होता है। और जहाँ तक पपेट की बात थी तो उसके तो 2 टुकड़े हो गए होते हैं और इस टाइम पे ये सभी लोग हैविली इंजर्ड हो गए थे। यहाँ तक कि जू कांग जिसने इस अटैक को सबसे पहले झेला था वो सबसे ज्यादा हैविली इंजर्ड था और अगर जुआन ने इस अटैक की पावर को सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता तो जू कांग पहले ही मर चुका होता। हालांकि इस अटैक का यूज करके जुआन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब वो प्रेजेंट टाइम पे केवल इतना ही कर सकते थे कि जियोयान को पकड़े और यहाँ से जाने की पूरी कोशिश करे। दूसरी तरफ जियोयान भी जिरुई के साथ फाइट कर रहा होता है और अपनी जायंट एलिफेंट स्किल ग्रेट वे ऑफ दाओ और स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके बड़ी मुश्किल से उसके अटैकों को डॉज कर पा रहा होता है। साथ ही जियोयान की बॉडी में काफी सारी चोटों के भी निशान थे। हालांकि तभी जिरुई कहता है लड़के तुम्हारी स्पीड खराब नहीं है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक डॉज कर सकते हो। और इसके बाद वो जियोयान की एक आफ्टर इमेज को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करता है और इस टाइम पे उसके चेहरे में गुस्सा नहीं बल्कि एक स्माइल होती है क्योंकि उसने अज्यूम कर लिया था कि जियोयान की हालत क्या होने वाली है। हालांकि अब तक जियोयान की ग्रेट वे दाव की पावर ही खत्म हो जाती है और इस टाइम पे जियोयान उसके सामने होता है। ये देखकर जिरुई तुरंत ही कहता है क्या लड़के तो आखिरकार तुम्हारी पावर खत्म हो गई। और इसके बाद उसका पाम अटैक जियोयान की चेस्ट की तरफ बढ़ता है और ऐसा होता है कि जैसे वो एक ही पंच के साथ जियोयान की जान लेना चाहता हो। हालांकि इस टाइम पे उसके अटैक के सामने जियोयान पूरी तरीके से शांत होता है और उसका मुंह का कोना स्माइल से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे जियोयान मौत का इंतजार कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल एक ब्लास्ट की आवाज आती है और जिरुई के बगल में नॉर्दर्न किंग अपियर होता है जिसका पंच जिरुई के सिर की तरफ था और इस टाइम पे जिरुई को पता था कि अगर वो डॉच नहीं करता तो भले ही उसका पंच जियोयान को मार दे लेकिन नॉर्दर्न किंग का पंच उसकी भी जान ले लेगा। इसलिए वो तुरंत ही कहता है डैम इट, ये बास्टर्ड यहाँ कैसे आ गया। इस टाइम पे जिरुई जान के बदले जान की कीमत लगाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए तुरंत ही अपने पंच को वो नॉर्दर्न किंग की पंच की तरफ घुमा देता है और एक पावरफुल फोर्स के साथ वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। इस टाइम पे जिरुई जैसे जॉन के सामने नॉर्दर्न किंग को देखता है तो काफी बुरी हालत में लग रहा होता है और काफी डरा हुआ भी होता है। वो आखिरकार नॉर्दर्न किंग के पिछले अटैक से उसे पता चल गया था कि नॉर्दर्न किंग से डील करना इतना भी इजी नहीं होने वाला। साथ ही वो अपनी पपेट को देखता है तो नॉर्दर्न किंग के अटैकों के सामने उसकी पपेट की हालत काफी बुरी थी। उसका थोबड़ा अंदर घुस चुका था, हाथ पैर और बॉडी टूटी हुई थी और पूरी बॉडी में घूसों के निशान बने हुए थे। साथ ही उसकी चेस्ट में एक हाथ जितना मोटा छेद भी था। यहाँ तक कि एक युआन ओरिजिन किंग लेवल की पपेट को नॉर्दर्न किंग ने बस एक कचड़े की तरह पीट के फेंक दिया होता है, जो देखकर वो तुरंत ही कहता कितनी खतरनाक पपेट है, ये वास्तव में मेरी पपेट को इस बुरी तरीके से हरा सकती है। हालांकि आज तुम मरोगे और ये पपेट अब मेरी होगी। और इसके बाद वो पलक झपकते ही नॉर्दर्न किंग के पास आता है और ग्रेट वे की पावर को यूज करके वो नॉर्दर्न किंग के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक के साथ नॉर्दर्न किंग की चेस्ट पर 1 इंच गहरा गड्ढा बन जाता है जिसके कारण कोई भी देख सकता था कि नॉर्दर्न किंग काफी ज्यादा हेविली इंजर्ड हो गया है। लेकिन तभी अचानक नॉर्दर्न किंग की बॉडी से ब्लाइटिंग सफेद होने लगती है और वो अटैक जितनी स्पीड से बना था उससे दुगनी स्पीड के साथ वो ठीक भी हो जाता है। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है वाह, ये खुद को ठीक भी कर सकती है, लेकिन अभी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और इतना कहने के बाद वो नॉर्दर्न किंग की चेस्ट पे तुरंत ही एक लात मारता है और नॉर्दर्न किंग को उड़ते हुए हवा में भेजता है और इसके बाद उसके पीछे जियोयान की तरफ देखता है। हालांकि तभी वो देख सकता था कि जियोयान के हाथ में एक क्यूट सा छोटा सा लोटस घूम रहा है और जियोयान ने देखते ही देखते उस लोटस को जिरुई की तरफ शूट कर दिया होता है। ये देखकर जिरुई तुरंत ही कहता है ये क्या कोशिश कर रहा है और इसके बाद अचानक वो लोटस ब्लास्ट होता है और चारों तरफ की दुनिया व्हाइट हो जाती है और आसपास का स्पेस कुछ मिनटों के लिए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। हालांकि तभी इस अटैक से दूर कहीं वॉइड में एक व्हाइट ह्यूमन फिगर अचानक इस सीन को देखती है और उसे काफी बड़ा झटका लगा हुआ होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है ये तो एक हेवनली फ्लेम का ऑरा है, क्या वो वहाँ हो सकता है। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है। हालांकि जब वो एनर्जी स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे गायब होता है तो जिरुई किसी को भी कहीं भी दिखाई नहीं देता। हालांकि उसका ऑरा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि शायद जिरुई बचा हो, लेकिन उन्हें पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि जूकोंग और याओ मेई जो कि दूर खड़े हुए थे और जो जुआन की स्वॉर्ड अटैक से घायल हो चुके थे, उन्हें भी इस एनर्जी स्ट्रॉन्ग का काफी बड़ा झटका लगता है। हालांकि अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने के बाद जियोयान और जियो जुआन दोनों ही काफी ज्यादा वीक हो चुके थे और नॉर्दर्न किंग को अपने सामने रखते हुए भी उनके सामने अभी भी शेष 4 लोग खड़े हुए थे। इस टाइम पे वो चारों लोग भी अपने सामने जियो जुआन और जियोयान को देखते हैं और वो काफी हैरान भी थे। तभी जूकोंग उदास होते हुए कहता है तुमने वास्तव में जुरुई को मार डाला। आखिरकार जुरुई उसका भाई था, लेकिन एक रिटर्नेंस लेवल के एक लड़के ने उसे मार डाला था, ये कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो काफी ज्यादा नाराज और उदास भी होता है, क्योंकि जिसने उसके भाई को मारा था और उसकी पपेट को डिस्ट्रॉय किया था वो दोनों लोग अभी भी उसके सामने जिंदा खड़े हुए थे, जिसके कारण वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है ये उचित नहीं है, उचित नहीं है, उचित
उचित नहीं है। आपको अपनी मौत से कीमत चुकानी होगी। इस टाइम पे वो हर कीमत पे अपने सामने के दो लोगों को मारना चाहता था। उसकी बात को सुनकर जुआन कहता है, ठीक है, क्या अपने सामने क्वांटिटी के साथ दूसरों को दबाना सही है? क्या अपनी ओरिजिन किंग लेवल की पावर के साथ रिटर्नेंस एक्सपर्ट को धमकाना उचित है? और क्या ये उचित है कि आप एल्डर होकर भी अपने से जूनियर को धमकाएं जो कि आपसे वीक है? ये सुनकर तो जूकोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही कहता है, लालत है, लालत है, लालत है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है चीटी, आज तुम्हें मरना होगा। और इसके बाद वो अपनी चोटों की परवाह न करते हुए अपनी ड्यूकुई को जिनसेनकुई को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही जो यान की तरफ किलिंग इंटेंट ऑरा के साथ बढ़ता है और साथ ही वो एक पंच के साथ नॉर्दर्न किंग को भी दूर हटा देता है। लेकिन नॉर्दर्न किंग उसके अटैक को तुरंत ही रिजॉल्व करके देव मुख का एक उसको पीटता है और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि इसी चांस का यूज करके चेफू और वो हट्टा कट्टा आदमी जो यान और जो जुआन के सामने आ जाते हैं और उनका अटैक बस होने ही वाला था कि तभी जो जुआन अपनी बची हुई जिनसेनकुई को तुरंत ही निचोड़ते हैं और स्काई प्रिजन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और अपने सामने के दोनों ही पर्सन को रोक देते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, जाओ, चले जाओ, इस जगह को छोड़ दो। इस टाइम पे जो जुआन का चेहरा रेड हो गया होता है और मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। उन्हें अभी भी उम्मीद थी लेकिन कि जोयान इस जगह को छोड़ सकता है। हालांकि तभी एक आवाज आती है, तुम जाना चाहते हो? ये इतना इजी कैसे हो सकता है? तुमने मुझे हैविली इंजर्ड किया है, मैं आज तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। और इसके बाद वो लड़की तुरंत ही जोयान के सामने अपेयर होती है और इसके बाद वो अपने हाथ से जोयान के गर्दन को पकड़कर तुरंत ही अपने दांत जोयान की गर्दन की तरफ बढ़ाती है। हालांकि उसका मुंह बस जोयान की गर्दन तक पहुंचने ही वाला था और बस एक लब बाइट होने ही वाली थी कि तभी जोयान के पीछे एक व्हाइट कलर की ओल्ड फिगर अपेयर होती है जो कि उस लड़की की गर्दन को पकड़ लेती है और तुरंत ही कहती है, तुमने मेरे जियो क्लेन के मेंबर को छूने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? चलो कमेंट में नाम बताओ कि कौन आया होगा। तुम सभी लोग को नाम रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है तुम लोग काफी कॉन्स्टेंटली रिवर्थ को देख रहे हो, तो वो नाम तो रटा होगा ही। अभी के अभी कमेंट में बताओ वो नाम। अचानक ही एक ओल्ड वॉइस पूरे ही रेगिस्तान में घूम जाती है और इससे निकलने वाले प्रेशर से सभी लोग कांप जाते हैं। यहाँ तक कि जूकांग जो कि नॉर्दर्न किंग की द्वारा पीटा जा रहा था और वो हट्टा कट्टा आदमी चेफू तुरंत ही उसके हाथ के एक स्लैश के साथ उड़ते हुए काफी पीछे की तरफ जाकर गिरते हैं। और इसके बाद वो ओल्ड मैन तुरंत ही अपने नीचे देखता है और जोयान को देखता है तो एक ब्लड लाइन प्रेशर और ब्लड लाइन ऑरा उन्हें फील होता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि केवल एक ही पर्सन नहीं था, यहाँ पे दो पर्सन थे जो कि जियो क्लेन के थे और दोनों की बॉडी के अंदर जियो क्लेन की ब्लड लाइन थी। इस टाइम पे ये सिर्फ एक पर्सन की तलाश में आया था, फिर भी उसके सामने दो थे और वो भी एक ही क्लेन के मेंबर थे। और अगर उसके क्लेन को छोड़ने के बाद कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी तो क्लेन को उसे बताना चाहिए था। हालांकि अब इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, एल्डर्स, तुम लोगों ने वास्तव में मुझे अब तक नहीं बताया कि यहाँ पे दो मेंबर्स हैं। बस वेट करो, जब मैं क्लेन में वापस आऊंगा तो तुम सबकी खबर लूंगा। और इसके बाद वो अपने सामने के दोनों फिगर को देखकर अपने हाथ को फ्लिप करता है और दो मेडिसिनल पिल्स तुरंत ही एक एक करके उन्हें खिला देता है। और उन दोनों मेडिसिनल पिल्स को स्वैलो करते ही जोयान ये जानकर चौंक जाता है कि उसकी चोट विद इन सेकंड रिकवर हो गई थी और उसका पीला चेहरा भी धीरे धीरे गुलाबी हो गया था। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है, ये मेडिसिनल पिल कितनी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि जो पिल अभी अभी जोयान ने स्वैलो की थी वो टियर 5 की पिल से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि अपने आप को रिकवर करने के बाद जोयान तुरंत ही कहता है, सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? सॉरी, चेफू कहता है, ये दोनों वे लोग हैं जिन्होंने हमारे 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के यंग मास्टर को मारना चाहते हैं। सॉरी, चेफू तुरंत ही कहता है, सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? ये दोनों वो लोग हैं जिसे हमारे 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के सेक्ट मास्टर मारना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि एल्डर इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो गया था पिछले अटैक से और धीरे धीरे खिसकता हुआ उनके सामने आता है। उसे उम्मीद थी कि वो 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट का नाम लेकर सामने वाले पर्सन को डरा सकता है क्योंकि उसको भरोसा था कि ये नाम काफी ज्यादा पॉपुलर है और इस नाम को सुनकर वो शायद उसे कुछ चेहरा दे। ये सुनकर वो तुरंत ही कहते हैं, ओह, 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट, जब मैं पिछली बार यहाँ से गुजरा था तो मुझे लगा कि एक झलक मिल गई उनकी। आपके सेक्ट मास्टर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन सेक्ट ट्राइब से है ना? ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और तुरंत ही बेफिक्र तरीके से स्माइल करता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, एल्डर, वास्तव में जानते हैं कि हमारे सेक्ट मास्टर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के ट्राइब से है, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि मैजिकल बीस्ट की ट्राइब में ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की ट्राइब कितनी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। इसीलिए तुम्हारा सेक्ट मास्टर कुछ भी नहीं है। वो बात पूरी कर ही पाता कि तभी एल्डर खुद ही बोल देते हैं, आपके 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट का सेक्ट मास्टर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब का केवल एक निष्कासित पर्सन है, मतलब जिसे बाहर कर दिया है। अगर वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन सेक्ट ट्राइब से होता तो शायद आपकी बात में थोड़ा सा दम होता, लेकिन आप अयोग्य हैं।
और उनकी आवाज के साथ ही चेफू के बगल में 2 लोग थे जो कि हेवीली इंजर्ड हो गए थे, तुरंत ही उस वॉइस के प्रेशर से फट जाते हैं। जिसके बाद वो वापस से जो यान और जो जुआन की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि मैंने आपकी हेल्प की है और आपको मेडिसिनल पिल दी है, तो क्या अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जो यान कौन है? इस टाइम पे जो यान और जो जुआन ने भी अपने सामने वाले पर्सन की पावरफुल पावर को देखा था और उन्हें नहीं पता था कि सामने वाला ओल्ड मैन कौन है, क्योंकि चीजें पहले ही इस हद तक पहुंच चुकी थी। तो जियोन को पता था कि अब छिपाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो तुरंत ही उठता है और कहता है जूनियर जियोयान है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सीनियर क्या चाहते हैं? वो एल्डर जैसे ही सुनते हैं जियोयान की बात तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जियोयान की हैरान करने वाली अचीवमेंट्स को तो कई बार सुना था, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में देखा कि जियोयान इतना यंग है, हालांकि उन्होंने सोचा था कि जियोयान ओरिजिन किंग लेवल का मास्टर होगा, तभी जियोयान के बारे में इतने र्यूमर्स फैले हुए हैं, लेकिन जब वो देखता है कि जियोयान एक रिटर्नेंस लेवल पर होकर भी इस तरीके की पावर को शो कर पा रहा है तो और भी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं तो तुम जियोयान हो? तभी जियो जुआन भी उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं जूनियर जियो जुआन है। ये सुनकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं आप वास्तव में जियो उपनाम वाले हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? इस टाइम पे उसके सामने के दोनों ही पर्सन का नाम जियो था, सरनेम जियो था, जबकि उसकी ट्राइब से तो केवल एक को ही ढूंढने के लिए भेजा गया था। उनकी बात को सुनकर जॉन काफी ज्यादा हैरान होता है, आखिरकार वो दादा पोते थे तो उनका सरनेम तो सेम ही होगा। हालांकि एल्डर तभी कहते हैं जो भी हो, क्योंकि तुम दोनों का ही नाम जियो है इसीलिए मेरे साथ चलो, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और इसके बाद एक इनविजिबल पावर के साथ वो जियोयान और जियो जुआन दोनों को ही उठाता है और जाने ही वाला होता है कि तभी जॉन घबरा कर उनकी तरफ देखता और कहता है वरिष्ठ मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आप कौन है और क्यों? हालांकि जॉन क्वेश्चन पूरा कर पाता कि तभी एल्डर कहते हैं क्या तुमने सेंट्रल प्लेन्स के जियो क्लेन के बारे में सुना है? और इसके बाद एक स्माइल के साथ जियोयान को देखते हैं और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा प्राउड भी फील कर रहे होते हैं और वो ऐसे बता रहे होते हैं जैसे कि वो किसी किंगडम के बारे में अपने आप को बता रहे हो कि मैं उस किंगडम का किंग हूँ। उनकी बात को सुनकर जियोयान दंग रह जाता है, लेकिन नाम में सिर हिला देता है, क्योंकि वो जब से युआनबू कॉन्टिनेंट के अंदर आया था उसने कभी भी जियो क्लेन के बारे में नहीं सुना, यहाँ तक कि लुओजिन ने भी उसे इसके बारे में नहीं बताया था। ये सुनकर कहते हैं ठीक है, अगर तुम नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, मैं जियो मिंग जुआन हूँ और मैं जियो क्लेन का एक एल्डर हूँ और मुझे एल्डर्स ने तुम्हें क्लेन में वापस लाने के लिए भेजा था और इतने सालों बाद आखिरकार मैं तुम्हें पाया हूँ। हालांकि आप अगर अभी भी नहीं समझते तो आप मेरे साथ लौट सकते हैं, आपको हर एक चीज खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और इसके बाद वो चलने ही वाले थे कि तभी जॉन कहता है एल्डर कृपया मुझे आपके साथ ना आने के लिए क्षमा करें। और इसके बाद जियोयान और जियो जुआन दोनों ही पीछे हट जाते हैं। ये देखकर जियो मिंग जुआन तुरंत ही कहते हैं बच्चे क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? ये सुनकर जुआन कहता है ऐसा नहीं है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता एल्डर, हालांकि मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। साथ ही जुआन ने देखा था कि जियो मिंग जुआन की बातें कितनी ज्यादा पोलाइट थी उन दोनों के लिए, और अगर उनका कोई गलत इरादा भी होता तो उनकी पावर के सामने जियोयान कुछ भी नहीं कर सकता था। और अगर जियो मिंग जुआन जियोयान को जियो क्लेन में वापस ले जाना चाहते थे तो ये तो वैसे भी जियोयान के लिए एक सम्मान की बात थी। हालांकि जियोयान की रिस्पेक्ट के सामने एल्डर तुरंत ही कहते हैं अगर आप मेरे साथ नहीं लौटोगे तो मैं वापस जाकर रिपोर्ट कैसे करूंगा? इसके अलावा अगर तुम मेरे साथ नहीं जाते हो तो इसका एक कारण भी तो होना चाहिए। इस टाइम पे वो जियोयान की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि उसने देखा था कि उसके जो जियो क्लेन का होली क्रिस्टल होता है जियोयान के इस कॉन्टिनेंट के आते ही वो कितने डिवाइन तरीके से लाइट अप हुआ था, जिसका मतलब था कि जियोयान की बॉडी के अंदर डिवाइन ब्लड लाइन होनी चाहिए जो कि पूरे क्लेन की किस्मत को बदल कर रख सकती थी और जियो क्लेन एक बार फिर से युआनबू कॉन्टिनेंट के अंदर पीक लेवल पर पहुंच सकता था। तभी जियोयान कहता है मेरे पास एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है, इसीलिए मुझे उनके पास जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। और इस टाइम पे जियोयान ने जिस पर्सन के बारे में बात की थी वो लिटिल फेरी डॉक्टर थी। आखिरकार वो बर्निंग फ्लेम वैली से ही जियोयान से अलग नहीं होना चाहती थी और बड़ी मुश्किल से तो जियोयान ने उसे समझाया था, और अगर अब जियोयान बिना मिले यहाँ से चला जाएगा तो ये लिटिल फेरी के लिए काफी बुरा होगा। और जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। ये सुनकर जियो मिंग जुआन हंसने से खुद को रोक नहीं पाते और तुरंत ही कहते हैं डैम इट छोटे साथी, आप रोमांटिक भी हैं, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ लेकिन। और इसके बाद जियो जुआन की तरफ देखा और कहते हैं ठीक है अगर आप मेरे साथ नहीं लौटना चाहते, लेकिन जो जियो जुआन कहलाते हैं आपको तो मेरे साथ लौटना होगा, वरना अगर आप दोनों ही चले जाएंगे तो मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा, इसीलिए आप में से एक को तो मेरे साथ चलना चाहिए। जियो मिंग जुआन की बात को सुनकर जुआन थोड़ा सा हैरान होता है और एक पल के लिए झिझकता है और वो कुछ कह पाता कि तभी जियो जुआन स्माइल करते हुए कहते हैं ब्रदर जियो, क्योंकि ये मामला है जूनियर सीनियर के साथ चलेगा। ये देखकर जुआन तुरंत ही कहता है एंसेस्टर। इस टाइम पे जुआन उन्हें जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम तक वो एक साथ रहे हैं और अभी अभी तो जुआन ने उन्हें फिजिकल बॉडी दी थी और वो ढंग से उनके पास रह भी नहीं पाया और फिर से छोड़ने का टाइम आ गया था। हालांकि तभी जियो मिंग जुआन कहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम किसी ड्रैगन की केव के अंदर जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम फिर मिलेंगे जब आप सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचेंगे। और ये सही है छोटे साथी, आपको भविष्य में सेंट्रल प्लेन्स आना चाहिए। हालांकि ये कॉन्टिनेंट काफी बड़ा है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट की रियल स्ट्रेंथ आप तभी देख पाएंगे जब आप सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचेंगे। और अगर आप वास्तव में चाहते हैं पावरफुल होना और सेंट्रल प्लेन्स की अपने इस साउथ रीजन से कंपेयर करना, तो मैं बस यही बताऊंगा कि यहाँ के ये 3 सुपर सेक्ट सेंट्रल प्लेन्स के अंदर तीसरे दर्जे के अंदर भी नहीं है, मतलब लोएस्ट में भी नहीं है। और इसके बाद वो हंसते हैं। ये सुनकर जुआन
किसान भी अपना सिर हिला देता है और जियो क्लेन में जाने के लिए फ्यूचर के लिए अपना मन बना लेता है। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। आई होप कि आप सभी लोग को ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लेट है मुझे पता है, लेकिन काम काफी ज्यादा है और ये सिर्फ आज के लिए ही था। मंडे से हमारा सब ट्यूसडे से हमारा सब कुछ टाइम पे होगा।